हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 मई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एनालाइजिंग लोकल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेल्युएटिंग हाउस होल्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, हाउ लग्जरी लाइफस्टाइल कैन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की गई है और उससे रिलेटेड जो फाइंडिंग्स है उसे डिस्कस किया जाएगा। किस तरीके से जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और इकोनॉमिक क्लासेस में, और अगर हम देखें तो मेनली जो रिच पीपल हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करने में या फिर क्लाइमेट चेंज के पीछे। तो ये सारे एस्पेक्ट पर चर्चा की जाएगी। एनवायरमेंटल जस्टिस एज अ कंसेप्ट पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आरबीआईज प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइंस लेकर आई है और उस पे पब्लिक कमेंट मांगे हैं। जो बैंक्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पर्सपेक्टिव से मेंस में ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एनालाइजिंग लोकल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है। तो इस आर्टिकल के थ्रू प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। उससे पहले एनवायरमेंट फुटप्रिंट होता क्या है ये समझ लेते हैं। आप कोई भी पर्सन किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ असर एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। तो जो असर होता है एनवायरनमेंट के ऊपर उसको हम इकोलॉजिकल या एनवायरनमेंट फुटप्रिंट कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बादाम या फिर आप एक काजू का टुकड़ा खा रहे हैं। तो जो काजू है उसको बनाने में सबसे पहले है ना फसल लगानी पड़ेगी, काजू का पेड़ लगाना पड़ेगा, फिर काजू निकलेगा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर जब प्रोसेस करेंगे तो CO2 एमिशन होगा, जब उसको पेड़ लगाएंगे तो वाटर लगेगा। समझ में आ रही चीज़ें? तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको यूज़ करना पड़ता है तब जाके एक काजू मिलता है। तो जब आप एक काजू खाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस काजू एक सिंगल काजू को प्रोड्यूस करने में जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हुए हैं वो जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे वो सारे इम्पैक्ट आपके ऊपर आएंगे कि आपने एक काजू खाया है तो आपका जो है कितना कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट में, आपका कितना बड़ा रोल है कि आपकी जो कंजम्पशन चॉइसेस हैं वो डिसाइड कर रही है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए और वो चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है उससे कितना CO2 एमिशन हो रहा है, कितनी वाटर स्कैरसिटी हो रही है और कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को आपकी हर एक एक्टिविटी से जो इम्पैक्ट होता है उसको हम एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कहते हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? लोकल एनवायरनमेंट फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं। जनरली जो क्लाइमेट चेंज इशू है वो ग्लोबल इशू है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं। जैसे कि जब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो कहाँ की करते हैं? दिल्ली की। जब वाटर स्कैरसिटी की बात करते हो तो कहाँ की करते हो? बेंगलोर की। इसका मतलब ये इशू बेंगलोर में है, बाकी जगह में नहीं है। बेंगलोर में है तो बाकी जगह में होगा ही, ये कहना सही नहीं है। तो जो लोकलाइज्ड इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमें लोकल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। हाउस होल्ड लेवल पर कौन सा हाउस होल्ड कितना एनवायरमेंट फुटप्रिंट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कितना CO2 एमिशन कर रहा है, कितना ज़्यादा वाटर इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो लार्ज लेवल पर जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की उसे हम एड्रेस कर सकते हैं। ये एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू हम समझेंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको किसके बारे में होने वाला है ये सारी चीज़ें क्लियर है। एक जो मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे वो देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेल्युएटिंग हाउस होल्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। जो हाउस होल्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको इवेल्युएट करने की
सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम हाउस होल्ड लेवल पर जाके एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को इवेल्युएट करें। हाउ लग्जरी लाइफस्टाइल कैन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी है तो वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के उसको किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली एक स्टडी की गई है जिसका टाइटल है वाटर एयर पॉल्यूशन कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ लग्जरी कंजम्पशन इन इंडिया। जो टॉप 10% रिचेस्ट हाउस होल्ड हैं उनकी जो कंजम्पशन चॉइसेस है उसमें लग्जरी आइटम बहुत ज़्यादा जो है बड़ा बास्केट बनाता है, और इस लग्जरी आइटम के कंजम्पशन से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको यहाँ पर असेस किया गया है। जैसे कि कितना CO2 एमिशन हो रहा है इनके कंजम्पशन के कारण लग्जरी आइटम के। इसके अलावा वाटर फुटप्रिंट कितना है, इसका मतलब कितना जो है वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें कितना वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है। और थर्ड है आपका पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 है उसका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ों की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। ठीक, दिस स्टडी स्पेसिफिकली एग्जामाइज द CO2 वाटर एंड पार्टिकुलेट मैटर फुटप्रिंट एसोसिएटेड विथ लग्जरी कंजम्पशन चॉइसेस अमॉन्ग हाउस होल्ड इन इंडिया अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस। यहाँ पर हम कंट्रास्ट भी, डिफरेंस भी देखेंगे। जो लोग नॉन लग्जरी आइटम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो लोग लग्जरी आइटम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, और जो लग्जरी आइटम कंज्यूम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट मार्जिनलाइज सेक्शन पे किस तरीके से पड़ेगा। जो लग्जरी कंजम्पशन बास्केट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जनरली बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना, वेकेशन में जाना, बड़े बड़े फर्नीचर, सोशल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लग्जरी कंजम्पशन बास्केट में इंक्लूड होती है। अब जो स्टडी है ना, जो स्टडी की है उसकी फाइंडिंग्स की बारे में बात करते हैं। द स्टडी रिवील्स दैट all three environmental footprint increase as household move from poor to richer economic classes। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को 10 भाग में डिसाइल में डिवाइड करते हैं इनकम के हिसाब से, तो फर्स्ट डिसाइल में सबसे बॉटम 10% लोग आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा पुअरर होंगे। नेक्स्ट 10% में इनसे बेटर लोग होंगे जिनकी इकोनॉमिक स्थिति बॉटम 10% से अच्छी होगी, ये सेकेंड डिसाइल में आएंगे। फिर थर्ड डिसाइल होंगे, फोर्थ होंगे, फिफ्थ होंगे, फिर ऐसे करते करते नाइन्थ डिसाइल और 10th डिसाइल। 10th डिसाइल टॉप 10% में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हाउस होल्ड होंगे। अब क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ऊपर बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका जो फुटप्रिंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर हम तीनों जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट यहाँ पर स्टडी किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि वाटर फुटप्रिंट की भी बात की जा रही है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन और CO2 का कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज़ जैसे जैसे आप इस स्ट्रक्चर में ऊपर के तरफ बढ़ेंगे ये तीनों फुटप्रिंट आपके पर्टिकुलर आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो टॉप 10% या फिर रिचेस्ट पॉपुलेशन होगी सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं की जो कंजम्पशन चॉइसेस है उसके कारण एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा होगा। सबसे ज़्यादा वाटर यूसेज भी यही 10% लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, 2.5 पार्टिकुलेट मैटर एमिशन हो रहा है, और इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट भी हो रहा होगा। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट लाइन क्या है, specifically the footprint of the richest 10% of household are approximately double the overall average across the population। अगर मैं पूरी पॉपुलेशन का एवरेज निकालूं तो जो टॉप 10% हैं इनके द्वारा जो फुटप्रिंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो इनके द्वारा फुटप्रिंट आ रहा है वो लगभग डबल है एवरेज फुटप्रिंट का। तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कौन एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, जो टॉप रिचेस्ट 10% लोग हैं। क्लियर है। A notable surge in footprint is observed from 9th to 10th decile। 9th decile मतलब ये 9 decile में वो लोग हैं
इस 10% में वो लोग हैं जो पिछले 80% लोगों से इकोनॉमिकली बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो टॉप 10% रिचेस्ट हैं उनसे ये पुअर है। तो 9 डिसाइल से जब हम 10th डिसाइल में जाएंगे तब जो एयर पॉल्यूशन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 68% इंक्रीज़ हुआ है 10th डिसाइल में। वाटर फुटप्रिंट 39% इंक्रीज़ हुआ है और कार्बन एमिशन CO2 एमिशन कितना इंक्रीज़ हुआ है? 55%। तो कहीं ना कहीं जो रिचेस्ट की लाइफस्टाइल है वही मेनली जो है आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। अब कौन कौन से आइटम के कंजम्पशन के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है उस पे बात कर लेते हैं। Study identifies eating out oblique restaurant as a significant contributor to the rise in environment footprint। तो जो आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं इसके कारण सबसे ज़्यादा जो है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर टॉप 10% रिचेस के कंजम्पशन की बात करें तो फ्रूट्स और ड्राई नट्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण जो वाटर फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है टॉप 10% रिचेस्ट हाउस होल्ड में। इसके अलावा जो लग्जरी कंजम्पशन आइटम है जैसे कि पर्सनल आपके गुड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, बाहर जाके खाना खाना हो गया, इन सारी चीज़ों के कारण CO2 एमिशन और इसके अलावा PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन पॉल्यूशन फुटप्रिंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम पुअर हाउस होल्ड की बात करें तो पुअर हाउस होल्ड में जो ओवरऑल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो किसके कारण है? जो फ्यूल वुड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लकड़ियों का इस्तेमाल करके चूल्हा में जलाया जा रहा है और खाना पकाया जा रहा है, उससे जनरली पुअर हाउस होल्ड में ओवरऑल जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, CO2 एमिशन है वो बढ़ रहा है और बाकी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम LPG में ट्रांजिशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन हमारा फोकस कभी भी लग्जरी आइटम के तरफ नहीं रहा है। जो लग्जरी कंजम्पशन है अगर इसे कम किया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ओवरऑल जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसे कम किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ जो है डेटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। द एवरेज पर कैपिटा CO2 फुटप्रिंट ऑफ टॉप डेसाइल इन इंडिया एट 6.7 टन्स पर कैपिटा पर ईयर इज़ नोटेड टू बी हायर देन ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.7 टन इन 2010। अगर हम 10% जो टॉप 10% लोग हैं उनके CO2 फुटप्रिंट की बात करें तो वो कितना है? 6.7 टन पर कैपिटा पर ईयर, जो कि 2010 में जो ग्लोबल एवरेज था उससे भी अधिक है। और कितना होना चाहिए? पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है 1.5 डिग्री का, अगर हमें उसे अचीव करना है तो 1.9 टन्स कार्बन इक्विवेलेंट पर कैपिटा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अभी 6.7 टन है पर कैपिटा पर ईयर में, ठीक। तो हमें 1.9 टन्स तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता चला जाएगा और जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो बढ़ता चला जाएगा। इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी बहुत ज़्यादा पुअर है, जैसे जैसे ये पॉपुलेशन रिच होती चली जाएगी एनवायरनमेंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप एलिट लाइफस्टाइल की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है सोशल एस्पिरेशन पे। हर इंसान जो है रिच पीपल को देख के सोचता है मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे इसके तरीके से जीना है जैसे ये लाइफस्टाइल जी रहा है। तो ये जो सोशल एस्पिरेशन है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए हमें ये जो एलिट की लाइफस्टाइल है इसमें जो कंजम्पशन चॉइसेस हैं उसको सस्टेनेबिलिटी के तरफ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को इस तरीके की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो एलिट लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सस्टेनेबल हो सके, उनका जो कंजम्पशन है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सके, क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशन है डायरेक्टली किसके ऊपर आते हैं? मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर आते हैं। कैसे होता है? सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट किसका है? रिच लोगों का,
लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो किसको करना पड़ता है, मार्जिनलाइज सेक्शन को। पानी नहीं आ रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है, मार्जिनलाइज सेक्शन। रिच पीपल क्या करेंगे, खुद की बोरिंग करवा सकते हैं या फिर वो वाटर खरीद भी सकते हैं। सबसे पहले रिच कॉलोनी में टैंकर्स पहुंचते हैं, उसके बाद फिर ऐसे झुग्गी झोपड़ी में पानी पहुंचता है। तो मार्जिनलाइज सेक्शन सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट होगा, वाटर स्कैरसिटी से। किसके कारण हो रही है वाटर स्कैरसिटी, एलिट लोगों के कारण। जो रिचेस्ट 10% हैं उनके कारण ये स्कैरसिटी हो रही है। और कौन फेस कर रहा है, मार्जिनलाइज सेक्शन सबसे ज़्यादा इसका उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो रिच पीपल अपनी कार में एसी चला लेंगे, लेकिन जो बाइक वाला है या फिर जो साइकिल चला रहा है वो कहाँ से एसी लेके आएगा। नवरत्न तेल लगा के ठंडा ठंडा कूल कूल तो नहीं कर सकते, उससे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके अलावा जो है आपके यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो रिच पीपल एयर प्यूरीफायर लगा लेगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। 15,000 का एयर प्यूरीफायर तो अफोर्ड करना उसकी उसकी औकात से बाहर है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर कौन रहा है, रिच पीपल। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन हो रहे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन। तो ये जो है एनवायरमेंटल जस्टिस के अगेंस्ट में है, इसलिए सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है कि जो एलिट लोग हैं उनका लग्जरी कंजम्पशन आइटम का यूज़ वो कम कर पाएँ, या फिर उनको इस तरीके से नजिंग करने की ज़रूरत है। उन्हें इस तरीके से उनके जो डाइट्स हैं, उनका जो कंजम्पशन है उसे चेंज करवाने की ज़रूरत है कि वो जो है एनवायरनमेंट पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआई प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आता है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई की जितने भी गाइडलाइंस होती है, सर्कुलर होते हैं, सिर्फ प्री में पूछे जाते हैं, ये आप जानते हो। तो बेसिकली जो रीसेंट गाइडलाइंस आई है वो किससे रिलेटेड है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फाइनेंसिंग से रिलेटेड है फॉर अ प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो बैंक्स हैं ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी लोन देते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना। मान लीजिए आपको एक रेल लाइन बनानी है जिसको कंप्लीट होने में 10 साल लगेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लोन लगेगा। लेट से 7,000 करोड़ का लोन लगा, आपने बैंक से उठाया। बैंक से अगर आप ये लोन उठाएंगे 10-15 साल में ये कंप्लीट होगा, तो आप बैंक को तुरंत तो नहीं दे सकते। जब तक ऑपरेशनल नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तब तक के तो आप इसे नहीं दे पाएंगे, लोन को चुका नहीं पाएंगे। तो बैंक को लॉन्ग जो है टेन्योर वाले लोन देना पड़ता है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड वाले प्रोजेक्ट को लोन देना पड़ता है। अब ये जो पैसा लाते हैं मार्केट से, ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, तो थोड़े समय बाद इनको और पैसा उठाना पड़ेगा और पैसा उठाना पड़ेगा। तो एसेट और लाइबिलिटी इशू आ सकता है, मैनेजमेंट इशू डेवलप हो सकता है, जिसके कारण कई बार बैंक डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। इसके अलावा जो लॉन्ग पीरियड के लिए लोन दिए जाते हैं इसमें अलग इश्यूज आते हैं। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो डेट है वो डिले होती जाती है, क्योंकि इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होता है। दूसरा, कॉस्ट ओवररन हो जाता है। जो पहले 7,000 करोड़ की ज़रूरत थी वो 10,000 करोड़ की हो गई, क्योंकि डिले होता चला गया। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हो रहा है, कब पता चला। तो इस तरह की कई तरह के इशू फेस करना पड़ता है बैंक्स को, और उसके कारण उनका जो लोन है वो एनपीए में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बैंक को बचाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइंस तैयार की गई है, प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और रिसेंटली जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था उसे स्ट्रेंथन करने के लिए नई गाइडलाइंस भी लाई गई है, जिसे आरबीआई ने इशू किया है एज अ ड्राफ्ट, और पब्लिक कमेंट जिस पर मांगे जा रहे हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसमें कई सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिसके कारण बैंक को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब यहाँ देखते हैं कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में। तो सबसे पहला जो फोकस है आरबीआई का ओवरऑल अगर हम देखें तो वो किस पे है, ऑन मिटिगेटिंग अ क्रेडिट इवेंट दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट
or a need to extend the original date of commencement of operations or infuse additional debt or diminution in the net present value of the project। इन सारे टर्म को समझते हैं। आरबीआई का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? क्रेडिट इवेंट के ऊपर। कौन से क्रेडिट इवेंट? जैसे कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया वो प्रोजेक्ट का आपने जो भी लोन लिया है वो पैसा बैंक को दें। एनपीए नहीं बनना चाहिए, तो पहला फोकस तो इस पे कि एनपीए ना हो प्रोजेक्ट। दूसरा फोकस इस पे है कि ओरिजिनल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इनिशियली बात की गई कि हम 10 साल बाद इसका ऑपरेशन शुरू कर देंगे या 5 साल में इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, ये डेट एक्सटेंड ना हो, किसी भी तरीके के इसमें डीले ना हो, इस पे फोकस किया गया है आरबीआई के द्वारा। क्योंकि अगर डीले होगा तो वो पैसा बैंक को नहीं चुकाएंगे और बैंक को और लंबे समय के लिए टेन्योर के लिए पैसा देना पड़ेगा, और वो तो शॉर्ट टर्म के लिए उठा ही रहे हैं पैसा, तो ऐसे में उनके ऊपर बर्डन बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है? इन्फ्यूज़ ऑफ एडिशनल डेट। कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट ओवररन हो जाती है, 7,000 की जगह 10,000 रुपये, 10,000 करोड़ रुपए मांगने लगते हैं थोड़े समय बाद में, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, तो ये स्थिति पैदा ना हो। और फोर्थ है आपका जो डिमिनिशन इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है वो हर साल जो है एस्टिमेट की जाती है। जैसे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद कितनी प्रेजेंट वैल्यू बची उसकी, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी। हो सकता है 10 साल बाद जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसका कोई यूसेज ही ना हो, तो उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसका असेसमेंट हर साल जो है बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह की जो गाइडलाइंस है उस पे आरबीआई का मेन फोकस है। ये क्रेडिट इवेंट नहीं होने चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है वो किससे रिलेटेड है? प्रोविजनिंग से रिलेटेड है। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? जब भी बैंक किसी को भी लोन देता है तो उस लोन का 5% या 10% अपने पास अलग से रख लेता है। इसका मतलब बैंक ने 100 रुपये किसी को लोन दिया तो 10 रुपये इसलिए रख लेगा, या 10% या 10 रुपये इसलिए रख लेगा कि हो सकता है कि ये पूरे 100 वापस ही ना कर पाए, 90 ही रुपये वापस करे, तो 10 रुपये मेरे पास रहना चाहिए ताकि जो लॉस होगा उसको मैं कहीं ना कहीं से कंपनसेट कर सकूं। अगर 100 रुपये लोन दिए तो हम 110 रुपये जो है अपना पूरा बैंक क्या कर रहा है? अलग से निकाल के रखा है। 100 रुपये लोन दे दिया, 10 रुपये साइड में रखा, वो 10 रुपये किसी और को लोन के लिए नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग बोलते हैं। आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रोविजनिंग 5% कर दी है। टोटल जो है प्रोविजनिंग पहले कितनी थी? 0.4% थी। अब जो प्रोविजनिंग है वो कितनी परसेंट हो गई है? 5% के आसपास हो गई है। ये हमेशा जो है मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, ये 5%, मान लीजिए इनिशियल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 2,000 करोड़ की दी गई तो 5% मेंटेन करो, फिर अगली 1,000 करोड़ की दी गई तो 3,000 करोड़ का 5% मेंटेन करो, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा और कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर 2,000 दिया। इस तरीके से हर वक्त जिस तरीके से आप जो है इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे, जो आपके प्रोजेक्ट हैं, डेवलपर हैं, उनको उसी तरीके से आपको 5% जो फाइनेंस प्रोविजनिंग है उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये पहला चेंज किया गया है। द 5% प्रोविजनिंग वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेस्ड मैनर। ठीक, तो फेस्ड मैनर में इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब बाकी प्रूडेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि जो फ्रेश फ्रेमवर्क जो अभी लाया गया है वो क्या सीख कर रहा है? दैट ऑल मैंडेटरी प्री रिक्विजिट मस्ट बी इन प्लेस बिफोर फाइनेंशियल क्लोजर। फाइनेंशियल क्लोजर मतलब जो आपका ईयर एंड के बाद आपकी बैलेंस शीट रहती है वो सब दिखाने के पहले आप पहले प्रोजेक्ट को आप ये बताएं कि आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, लीगल क्लियरेंस है या नहीं है। जब तक कि ये सारे क्लियरेंस नहीं मिलते हैं तब तक के बैंक लोन जो है फाइनल प्रोसीजर शुरू नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो DCCO है वो क्लियरली स्पेल्ड होना चाहिए। DCCO का मतलब क्या है? कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। 5 साल बाद शुरू
शुरू करेंगे, 10 साल बाद शुरू करेंगे। ये क्लियर कट जो कंपनी है उसे बैंक को बताना पड़ता है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक को ये भी कहा है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हर डिफरेंट स्टेज में आपको पैसा देना होगा। स्टेज 1 जैसे कंप्लीट होगा तब आप स्टेज 2 के लिए पैसा देंगे, फिर स्टेज 3 के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि आप स्टेज 1 के समय में ही आप सारा पैसा एक साथ दे दें, ऐसे में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बैंक को ये भी कहा है कि जैसे कोई भी ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेट करेंगे और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब आपने स्टेज 1 कंप्लीट किया तो उसकी कुछ तो प्रेजेंट वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर होती है, पॉजिटिव में होती है, तब तो उसका जो पैसा दिया गया है उसका प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज़ जो स्टेज 1 में पैसा दिया है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 0 है या फिर नेगेटिव है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट पर्सन से इवेल्युएट करानी होगी बैंक को, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने पहले पैसे दिए हैं कहीं उसको कहीं और इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है और आपको हो सकता है कि प्रोजेक्ट आगे चल के फेल हो जाए और बैंक के ऊपर एनपीए आ जाए। ठीक, रीपेमेंट नॉर्म को रिवाइज किया गया है क्या? बिल्कुल, रीपेमेंट नॉर्म को भी रिवाइज किया गया है। द फ्रेमवर्क प्रपोजेज दैट द ओरिजिनल और रिवाइज रीपेमेंट टेन्योर इंक्लूसिव ऑफ द मॉनिटरियम पीरियड मस्ट नॉट एक्सीड 85% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। जो चेंज रिवाइज रीपेमेंट टेन्योर होगा वो टोटल 85% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई ने जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें और भी कई सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण जो टेन्योर है उसे चेंज किया जा सकता है, रीपेमेंट टेन्योर बदला जा सकता है। तो उससे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें चेंज किया गया है। जैसे कि जो साइज़ मान लीजिए बढ़ जाता है प्रोजेक्ट का, तो अगर प्रोजेक्ट का साइज़ उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब रीपेमेंट किया जा सकता है, लेकिन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी? लेंडर को प्रॉपरली असेसमेंट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, जो नई सिचुएशन है, नए हालात हैं, उसका प्रॉपरली रीअसेसमेंट करें, सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद ही जो है टेन्योर चेंज किया जा सकता है। ये और किस कंडीशन में टेन्योर चेंज कर सकते हैं? इफ़ द रिस्क इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ 25% और मोर ऑफ द ओरिजिनल आउटले। जो पहले आउटले था उसका अगर 25% से अधिक साइज़ जो है आउटले बढ़ा दिया जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तब जो है आप रीपेमेंट टेन्योर बदल सकते हैं, अदरवाइज़ रीपेमेंट टेन्योर नहीं बदला जा सकता है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।